See, last class was about cabinet mission plan, okay, which is precursor of your partition, right? पार्टीशन का जो बैकग्राउंड है, पार्टीशन का जो रास्ता है, वो किसने तैयार किया है? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा तैयार हुआ है. नॉट ओनली पार्टीशन बट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया. ठीक है, इसकी पहली बार जब बात हो रही है तो कैबिनेट मिशन प्लान में हो रही है. एक लाइक स्ट्रक्चर्ड जब कॉन्वर्सेशन हो रही है, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन कैबिनेट मिशन प्लान में हो रही है. प्रियांशु, could you please keep your phone down? Now, moving ahead, it is independence and partition. Okay, these are basically two sides of one coin, है ना? Independence and partition, they came together side by side. All right, when we talk about the national movement, जो start होता है officially कहाँ से? रिवोल्ट ऑफ 1867 से, है ना? जो हम स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम या स्ट्रगल ऑफ नेशनल मूवमेंट देखते हैं, वो ऑफिशियली हम कह सकते हैं 1867 से स्टार्ट हो रहा है. नाउ इट इज व्हाट? 1947, राइट? नाउ इन ऑल दोज इयर्स व्हाट वी हैव सीन, all kinds of protest, all kinds of movements, violent, non-violent, armed rebellion, formation of a structured army, military organization. ठीक है, 3 categories of national leaders: moderates, extremists and revolutionaries. Emergence of a very prominent national leader, that is Gandhi ji. Then emergence of such leaders who were in support of ideologies of Gandhi ji. Emergence of such prominent leaders who were against the ideologies or who did not align with the ideologies of Gandhi ji, right? जैसे हम एक तरफ गांधी जी के साथ जो लोग थे हम उनको देखते हैं, स्पेशली द मॉडरेट ग्रुप. फिर एक तरफ हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जैसे डिफरेंट आइडियोलॉजी के प्रोमिनेंट लीडर्स को और उनका भी क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? ओके, नाउ ऑल ऑफ दीज इवेंट्स गो ऑन एंड देन वी सी द क्लाइमेक्स. कोई भी जब घटना होती है तो पहले वो स्टार्ट होती है, उसके कुछ कॉजेज होते हैं, धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ती है एंड देन इट रीचेज इट्स क्लाइमेक्स और इट्स पीक. ठीक है, तो ये जो नेशनल मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 67, ठीक है, 1857 से 1947 में यहाँ पे क्लाइमेक्स या पीक आता है इस नेशनल मूवमेंट का. नाउ व्हाट इट इज, व्हाट वाज द थीम्स या क्या बेसिक पीक में क्या बेसिक एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं? ठीक है, नेशनल मूवमेंट के पहला तो है ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, राइट? सो वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू सॉवरेन इंडिपेंडेंस. नाउ प्लीज माइंड यू, सिर्फ स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज नहीं, सॉवरेन इंडिपेंडेंस. ठीक है, सॉवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. अभी पहले बात किस चीज की हुई थी कि हम ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है. फिर बात हुई थी स्वराज की, हुई थी कि हमें सेल्फ रूल या हमें इंडियन को पार्टिसिपेशन चाहिए लॉ मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में. फिर बात क्या हुई? पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए. ठीक है, डोमिनियन स्टेटस चाहिए कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज या डिपार्टमेंट्स को छोड़ के हमें अपने इंटरनल मैटर्स के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. बट नाउ इट इज द पॉइंट, इट इज द टाइम वेयर वी आर आस्किंग फॉर sovereign independence. ठीक है, free from any kind of colonial interference, any kind of interference. Okay, second is structural and communal shifts leading to partition. Now इंडिपेंडेंस के साथ ही, यानी कि भारत में आज़ादी के उस माहौल के साथ ही एक और माहौल तैयार हो रहा है पैरेलल वर्ल्ड में, दैट इज पार्टीशन, दैट इज कम्युनल टेंशन. ठीक है, धार्मिक मतभेद जो है, जो धार्मिक टेंशन है, जो रिलीजियस या कम्युनल टेंशन है, वो भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है. हालांकि ये शुरुआत से देखने को नहीं मिला है. नेशनल मूवमेंट के शुरुआती दौर में हमें कोई कम्युनल टेंशन देखने को नहीं मिलती है, बट हम इस सीरीज ऑफ इवेंट्स में देखते हैं कि पिछले 10 सालों में, इन सीरीज ऑफ इवेंट्स के पिछले 10 सालों में ही कम्युनल टेंशन पीक पे पहुंच जाती है. ठीक है, तो ये क्लाइमेक्स या ये पीक जो है सिर्फ इंडिपेंडेंस का ही नहीं है, इट कम्स विद द कम्युनल टेंशन. Everything has its price, है ना? Every good thing has its price. So we paid the price of our independence in the form of partition or communal tensions, right? Okay.
कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। अब पावर शिफ्ट हो रही है कॉलोनियल अथॉरिटी से सॉवरेन अथॉरिटी को या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को, दैट इज इंडिया। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसके तहत ये ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। ऐसे नहीं कि एक दिन हम आए थे, हमने कब्जा कर लिया और अब हम जा रहे हैं, है ना। नॉट वर्बल, नॉट जस्ट ऑन बाय द वर्ड्स, बट लीगली, है ना, फॉर्मली। ओके, हमें इसमें समझना क्या क्या है। The key aspects which we need to understand in this topic is understanding the British policy shift. हमने कल भी बात की थी, the reasons of change in the stance of Britishers, है ना, कि ब्रिटिशर्स अग्री क्यों हुए अपना ये कॉलोनियल रूल छोड़ने के लिए, ये चेंज कैसे आया उनके माइंडसेट में। तो पहले तो हम उसके पीछे की पॉलिसी शिफ्ट के रीजन समझेंगे, जो हमने कल भी समझे थे। विल कंटिन्यू विद दैट टुडे आल्सो। इनएविटेबिलिटी ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन को टाला नहीं जा सकता था, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सकता। सो ऐसा क्या माहौल था, ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसे क्या कारण थे कि पार्टीशन या विभाजन इनएविटेबल हो गया। एटीट्यूड्स ऑफ की नेशनल लीडर्स, अगेन बोथ। इस समय हम देख रहे हैं दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इफ यू टॉक अबाउट नेशनल मूवमेंट, तो दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं या दो मेजर गुट हैं जिसमें मेजर प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स हैं। वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वन इज मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस और इन दोनों ही गुटों के लीडर्स के क्या एटीट्यूड थे, उनका क्या आइडियोलॉजी था, उनका क्या माइंडसेट था, दैट इज समथिंग व्हिच इज नीडेड टू बी स्टडीड। ओके, नाउ कम्स एटलीज स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, एटली कौन है, कल हमने बात की थी। हु इज एटली, कौन है वो? नए पीएम है। ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए हैं एंड लेबर पार्टी हैज कम टू द पावर और उसके लीडर हैं क्लीमेंट एटली, ठीक है, नए पीएम है वो। और उनका क्या स्टैंड था इंडिया को लेके? इन दी फेवर, हाँ, इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। उन्होंने ये बात की थी कि हमें अब इंडिया को छोड़ देना चाहिए बिकॉज ही वाज लिटिल सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडिया, राइट। ओके, सो ही अनाउंस्ड ब्रिटिश विड्रॉल, उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश विड्रॉल अनाउंस किया। नाउ एक प्रिसाइज डेट तय की गई ट्रांसफर ऑफ पावर की, दैट वाज जून 30, 1948, राइट। जस्ट अ सेकेंड। अभी भी ब्रिटिश रूल होता तो आप बताओ, टेल मी। अभी भी ब्रिटिश रूल होता तो हम लोग चर्च में जाते, ओके। एंड और मतलब हमें कुछ भी बताने होता कि और देशों में चल गया है, हम अपने में, है ना, वो मैं एक चीज की तो गारंटी ले सकती हूँ कि कम्युनल टेंशन अभी भी कम नहीं है, ठीक है। ये बीज बोया हुआ उनका ही है जिसपे आगे की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज ने और नेताओं ने फसलें काटी हैं, अपनी काट भी रहे हैं। पर ये कम्युनल टेंशन शायद और ज्यादा होती। दिस इज समथिंग विच आई थिंक, दिस इज विच आई कैन थिंक ऑफ। आप बताओ, एजुकेशन क्या होती? एजुकेशन तो हम अभी भी इंग्लिश एजुकेशन ले रहे हैं, एंड वी वुड हैव बीन एजुकेटेड just as much it was required for Britishers. एजुकेशन तो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इंग्लिश एजुकेशन। क्यों इंट्रोड्यूस की थी? अपने फायदे के लिए, है ना। सिर्फ उतना ही पढ़ाते जितना उनको जरूरत थी, वही मैं कह रही हूँ। वी वुड हैव बीन एजुकेटेड जस्ट एज मच इट वुड फुलफिल देयर बेनिफिट्स। नो राइट्स, ठीक है, नो फ्रीडम। बट इवेंचुअली मुझे लगता नहीं है कि इतने लंबे समय तक कहीं पे भी कोई एक्सटर्नल रूल सस्टेन कर सकता है, क्योंकि एक बार तो ऐसा होता ही है कि जनता जनार्दन में एक विद्रोह की लहर उठती ही है। आप वर्ल्ड की कोई कंट्री उठा के देख लीजिए, कोई कोना उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े राज्य खत्म हो गए, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज खत्म हो गए। एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू टॉक अबाउट एनी अदर प्लेस इन दी वर्ल्ड। फ्रांस है, रशिया है, जर्मनी है। जर्मनी में इट वाज व्हाट, रूल ऑफ हिटलर, डिक्टेटरशिप थी। यहाँ पे तो फिर भी हम बात उठा रहे हैं, यहाँ पे तो इनके देश के कुछ लीडर्स हैं जो इंडिया के टुवर्ड्स इंक्लाइंड हैं भी,
पर एक ऐसे माहौल में जहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे कोई कैसे बात उठाएगा? बट हुआ ना, चेंज ऑफ रिजीम तो वहाँ पे भी हुआ, सेम इन रशिया, वहाँ पे भी हुआ। नॉर्थ कोरिया अभी एक ऐसा है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप चल रही है अभी भी, ऑब्वियसली किम जोंग। चाइना भी सूडो डेमोक्रेटिक है, सूडो डेमोक्रेसी है वहाँ पे। दे हैव देयर ओन मीडिया, दे हैव देयर, एवरीथिंग इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ओवर देयर। हाँ, उनके सोशल मीडिया, दे डोंट यूज यूट्यूब एंड फेसबुक एंड इंस्टा, दे हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म्स। ओके, ऑलराइट। So June 30, 1948 was something that was decided, right? Now comes the transfer modalities. Now how this transfer of power will be done, how it is going to be done, how it is going to be formulated, ठीक है? उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। अ फुली रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट फाउंड बाय देन, अभी तक बनी नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए, बट उसके लिए जो हमें नीडेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बना नहीं है। British government would decide to whom the powers of central government should be handed. अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम है कि वो डिसाइड करेगी कि जो सेंट्रल यूनियन वाली बात थी, जो हमने कल देखा था ना 3 कैटेगरीज, उसमें जो सेंट्रल यूनियन की पावर्स हैं वो किसको हैंड ओवर की जाएंगी, ठीक है? और किसको हैंड ओवर की जाएंगी, उसमें भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि हु इज गोइंग टू बी सपोजिटली द मोस्ट फेवरेबल लीडर, या अगर वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चुन रहे हैं तो वो दिखाएगा कि हाँ वो ब्रिटिशर्स किसी को पर्टिकुलरली फेवर कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, लेकिन कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जहाँ पे सर्वसम्मति से या सबकी सहमति से ये डिसाइड हो कि सेंट्रल पावर्स किसको ट्रांसफर होंगी। इट वॉज अगेन द कॉल ऑफ ब्रिटिशर्स टिल नाउ। ओके, प्रिंसली स्टेट्स का क्या स्टैंड था? अच्छा, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को एनेक्स किया था तो लास्ट तक आते आते वी हैड एक ब्रिटिश डोमिनेटेड एरिया, प्रोविंसेस, वो प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर्स के अंडर आए हैं डायरेक्टली उन्होंने एनेक्स किए हैं। एंड देन देयर वर प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि वो राज्य, रियासतें जिसे हम कहते थे, जहां पे भी रॉयल फैमिलीज रूल कर रही थी अंडर द ब्रिटिश सब्जुगेशन। तो उनका क्या स्टैंड रहेगा इंडिपेंडेंस के बाद? नहीं, प्रिंसली स्टेट्स में बंगाल वगैरह नहीं थे, इट वाज हैदराबाद, जूनागढ़, है ना, रियासतें जहां चल रही थी। आपके राजस्थान के छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, मेवाड़ में, अजमेर में, आमेर में, ऐसे करके ना, जहां अभी भी रॉयल फैमिलीज रन कर रही हैं। आप देखोगे वायनाड में अभी भी है, नीचे हैदराबाद के साइड पे अभी भी देखने को मिलता है, मैसूर में है, देन अगेन राजस्थान में तो अभी भी बहुत सारी रॉयल फैमिलीज हैं, राइट? सो वो जो रियासतें थी, अब ब्रिटिश पैरामाउंसी तो लैप्स हो रही है, यानी कि ब्रिटिश का जो पैरामाउंट रूल है वो तो लैप्स हो रहा है, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो खुद डिसाइड करेंगे। अब स्टेट्स, ब्रिटिश जो है वो रियासतों को ऑर्डर नहीं कर सकते कि आप यूनियन में मिल जाइए या नहीं मिलिए, ठीक है? सो इट इज कॉल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि ब्रिटिश की अथॉरिटी खत्म हो रही है ट्रांसफर ऑफ पावर से, सो दे कैन नॉट डिसाइड। ओके, नाउ व्हाई दिस डेडलाइन वाज फिक्स्ड? यस, व्हाट्स हैपनिंग? Okay, why this deadline was fixed? इतना जल्दी में या इतने स्टॉन्च डिसीजन की क्या जरूरत थी डेडलाइन फिक्स करने की? ऐसे ही दिन तारीख नहीं तय की गई थी, ठीक है? इट वॉज अ पॉलिटिकल मूव। अगर आप अमेरिका की फ्रीडम देखोगे तो वहाँ पे 3 आदमी मरे थे, वहाँ सब कुछ बदल गया था। यस, उन्होंने फिर सरकार बनाई, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सब कुछ करा, पर हम
करे, हमने क्या करा, हमने अपना पार्टीशन भी करवा लिया, हमने अपने सोर्सेस भी दे दिए, और हमने बंगाल फैमिली जो कहते हैं द ग्रेट फेमाइन, अब वो भी भी सफ़र किया, कम्युनल वायलेंस भी सफ़र किया. तो Okay. क्या Now again, I'll address this point by saying this कि अमेरिका का सोसाइटी was not as diverse as इंडिया सोसाइटी. ये भी तो देखो, हमारे यहाँ जिस तरह की डाइवर्सिटी है हर लेवल पे, बीट कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी तो नहीं कहेंगे बट हाँ, कल्चर, रिलीजन, फूड, लैंग्वेज, एवरीथिंग, हर चीज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है ना. आप कोई और कंट्री उठा के देखो, इतनी डाइवर्सिटी है कहीं और नहीं है. इवन इन योर एशियन कॉन्टिनेंट आपको बाकी कंट्रीज में नहीं मिलेगी. आप साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, इट इज मोस्टली सिमिलर, है ना, इन सम और द अदर मैनर. यस, एक स्टेट में ही इतनी डाइवर्सिटी है, एक स्टेट में इतने लोकल लैंग्वेजेस हैं, इतने लोकल ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं, लोगों के बिलीव्स अलग अलग हैं. तो ठीक है, हम दूसरे देशों से सीख ले सकते थे, पर उसको हम कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप अपने देश में अप्लाई नहीं कर सकते. हर देश काल की परिस्थिति अलग होती है. हाँ, जो मुस्लिम लीग है और ये जो कांग्रेस है, ये भी पहले इन्होंने पार्टी वगैरह बनाई है, यस, पावर स्ट्रगल ये है, और उसमें भी मुस्लिम लीग का अलग है कि हमें तो बेस्ट पार्टी चाहिए, हमें तो भी सी डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स विद पावर स्ट्रगल. जहाँ पे एक ही रिवॉर्ड के लिए या एक ही चीज के लिए इतने डाइवर्स बिलीफ या इतने डाइवर्स आइडियोलॉजीज के साथ लोग लड़ रहे हो, तो इट इज ऑलवेज अ पावर स्ट्रगल. यहाँ पे फिर वो वन कॉमन गोल नहीं रह जाता यूनिटी का. क्यों? डाइवर्सिटी एक सेंस ऑफ फियर भी क्रिएट करती है कहीं ना कहीं, फियर अमंग्स दी माइनॉरिटीज, दैट कि अगर हम एक बारी एक्सटर्नल रूल से फ्री हो भी गए तो भी क्या पता, क्या भरोसा कि हमें मेजॉरिटीज ही ऑप्रेस करने लग जाएं. सो दैट फियर ऑफ ऑपरेशन बाय द मेजॉरिटी क्लास, दैट रिमेन्स इन द माइंडसेट ऑफ माइनॉरिटीज. और डाइवर्सिटी का ये फीचर है, ये एक एलिमेंट है विच नीड्स टू बी टैकल्ड वेरी वेरी सेंसिटिवली, जो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, और अभी भी नहीं हो रहा. ओके, सो ब्रिटिशर्स का ये डेडलाइन डिसाइड करना वाज अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड मूव. नाउ ब्रिटिशर्स होप दैट क्लियर डेडलाइन वुड शॉक बोथ द पार्टीज. ठीक है, इन्हें लगा था कि हम ऐसे डेडलाइन डिक्लेयर कर देंगे तो इट विल बी अ शॉक टू बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, or into resolving their differences and agreeing to the joint framework. Now what Britishers thought कि हम एक डेडलाइन डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस तारीख को ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, तो शायद ये जो डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, ये अपना खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे, हमें इसमें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है. हम बेसिकली इसलिए नहीं, नॉट विद द आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री. ऐसा नहीं था कि वो भारत की भलाई के बारे में सोच रहे थे, वो अपने लिए काम नहीं बढ़ाना चाहते थे. क्योंकि तब तक पार्टीशन किसने करना था, पार्टीशन में किसने पार्टिसिपेट किया है, या पार्टीशन करने का जो आप कह लो काम था, वो किसने किया है? ब्रिटिशर्स ने किया है. ठीक है, वो लाइंस ड्रॉ करना, वो बेसिकली मैप का रीमैपिंग करना, उसको बाउंड्रीज सेट करना, ठीक है, लोगों का रिजेंटमेंट झेलना, किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया है, क्योंकि तब तक अथॉरिटी उन्हीं के हाथ में थी. जब पार्टीशन हुआ था तो फिर ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हाफ हाफ होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन. लेट्स गो बैक टू दी लास्ट क्लास. 3 टियर्स में डिवाइडेड थे एरियाज. फर्स्ट वाज हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है ईस्ट बंगाल एंड आसाम. तो जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग रह रहे थे बेटा, वहीं तो होगा पार्टीशन. पता है, एक बार जिन्ना से पूछा कि यूपी वालों मुस्लिम से कि यूपी वाले मुस्लिम से पूछा था जिन्ना से क्या मतलब ये जो पार्टीशन हुआ तो बीच में हम कर लेंगे, तो कह रहा था इतना तो आप कुर्बानी दे सकते हो. Yes, those are of course the details in that. लेकिन बात वही है, आप जो पूछ रहे हो ना कि हाफ पार्टीशन क्यों नहीं हुआ, हाफ पार्टीशन हो ही नहीं सकता था ना बेटा. जहाँ मेजॉरिटी, अगर हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है, उसको पार्टीशन कैसे करो? बीच से वहां पे कैसे मुस्लिम एरिया आप वो करोगे? उसको कैसे मुस्लिम एरिया के हिस्से में भेज दोगे? इंडिया से निकाल रहे थे. हाँ, एग्जैक्टली. मेरा बात समझो आप. इंडिया का मैप कैसा था, ऐसे समझो.
प्लीज डोंट माइंड माई ड्रॉइंग, बट सो दिस होल पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, दिस इज योर प्री इंडिपेंडेंस वाला इंडिया, है ना, कंप्राइजिंग ऑल ऑफ दिस पाकिस्तान एज वेल. तो इंडिया ये नहीं था सिर्फ, सॉरी, इंडिया वॉज नॉट जस्ट दिस. इंडिया वॉज नॉट जस्ट दिस एरिया, इट वॉज होल ऑफ दिस एरिया. तो हम ये नहीं कह सकते इंडिया से निकाल रहे थे. अब आप कह रहे हो कि अगर जैसे हमने हाफ पार्टीशन क्यों नहीं किया. नाउ हेयर इज द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया एंड हेयर इज द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ठीक है. तो हाफ पार्टीशन करके क्या ही मिलना था. कम्युनल टेंशन और नहीं बढ़ जाती. सोचो, यहाँ पे ये भी हिंदू है, यहाँ पे ये भी हिंदू हैं, और मुस्लिम्स भी है, इधर भी मुस्लिम्स हैं, कम्युनल टेंशन और नहीं बढ़ जाती. सो द बेस्ट वे वाज कि जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी है उसको दे दो, ठीक है. तो इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान दे दिया, विच इज योर बंगाल, बांग्लादेश, एंड ये दे दिया नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, पंजाब एंड टुडेज पाकिस्तान, राइट. सो अभी समझ आए हाफ क्यों नहीं पार्टीशन हुआ, राइट. बेसिकली ब्रिटिशर्स होप्ड कि अब आपस में ये अपने एग्रीमेंट्स करके और चीजें रिजॉल्व कर लेंगे इफ वी गिव अ डेडलाइन, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है. इनफैक्ट वी सी दैट टेंशंस आर इंक्रीजिंग. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन. ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अभी तक फेल हो चुकी है यहाँ पे. Yes, they started on a very good and strong note, but till this time हम देखते हैं यहाँ आते आते 1947 तक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चरमरा रहा है, वीकन हो रहा है. आए दिन रिवोल्ट्स हो रहे हैं, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो कम्युनल टेंशंस को भी नहीं पैसिफाई कर पा रहे हैं, और उनके हाथ से चीजें बेसिकली निकल रही हैं, ठीक है. इट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, सो दे हैव टू एग्जिट. And they wanted to avoid demobilization crisis. Again, I told you, क्योंकि वो इस पार्टीशन के क्योस में पड़ना नहीं चाहते थे. पार्टीशन होगा तो लोग डिमोबिलाइज होंगे, लोग जाएंगे इधर से उधर, और वो जो क्योस होगा, जो कि हुआ भी बहुत इमेंस हुआ, उसमें वो खुद को नहीं डालना चाहते थे, बिकॉज दे वर ऑलरेडी सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. ओके, so they just wanted to keep themselves alive. हाँ. ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बांग्लादेश, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस है Yes. वर्ल्ड मैप की. Yes. कि आपको They are like entry gates. हाँ, और ये सुपर पावर्स का गेम भी था कुछ. बफर जोन क्रिएट करना, जैसे अफगानिस्तान को बफर जोन क्रिएट किया था इन्होंने. और मतलब कि अरेबियन सी और उस तरफ का जो सी है, उस पे भी अगर भारत हाथ से डालना है तो और दो देश को ऐसे समझो, मैं एक चीज कहती हूँ तुम लोगों से, सोच के देखो. गो टू दी मिडिवल एरा, ठीक है. जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं कहाँ से हुए हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, ठीक है. तो इट वाज मेन एंट्री पॉइंट, सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी. ओके, और एक है ये आपका ईस्टर्न साइड से, विच इज बांग्लादेश वाला एरिया. तो यहाँ से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान, उनका एंट्री गेट ये बनता है, और बाकी एरियाज का एंट्री गेट जो है वो नॉर्थ वेस्ट से बनता है. तो जो भी सुपर पावर्स होंगी, बीट रशिया, यूएस, या उस समय ब्रिटेन भी था, तो वो चाहेगा ना कि हम कोई एक ऐसा डिस्प्यूटेड लैंड बीच में छोड़ दें, बफर जोन जिसे कहते हैं, जो अफगानिस्तान को बनाया यूएस और यूएसएसआर ने. व्हाट इज बफर जोन? कि यहाँ पे लड़ाई होती रहेगी तो हमारे देश में शांति रहेगी. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, क्रिएटिंग अ बफर जोन, कि आप एक ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया चुन लीजिए जहाँ पे आप आर्मीज को इंगेज रखिए, वायलेंस होता रहे वहां पे, सो दैट योर ओन कंट्री रिमेन सेफ. नो, इंडिया की स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती. इंडिया उस हालात में था ही नहीं कि स्ट्रैटेजी बना सके. इट वाज स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रिटिश. वेरी क्लियर है बेटा कि व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान विल कीप हैविंग डिस्प्यूट्स, तो आवर कंट्री इज सेफ ना. हमारा तो काम निकल गया ना. नाउ वी आर अवे फ्रॉम दिस. अब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है. वी हैव ब्रोकन ऑल टाइज. तो जब इंडिया ऑक्यूपाइड ही रहेगा, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना है, ठीक है. चाइना की एंट्री के लिए भी तो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला गेट खुला है. सो लेट्स मेक अ डिस्प्यूटेड एरिया अराउंड इंडिया so that it remains engaged. It's a very well thought strategy. जब जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो हम ये बफर जोन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और उसमें अफगानिस्तान का नाम सबसे पहले आता है. अफगानिस्तान के ये हालात नहीं थे,
जो आज हैं. It all started with the struggle of power between US and USSR. And now we know what is the condition of Taliban, Afghanistan. तालिबान को बनाना भी उन्हीं के पार्ट ऑफ प्लान था, यूएस का. right? किसी दिन हम डिस्कस करेंगे उसको. Now, what was the response of nationalist leaders जब एटली ने विड्रॉल का स्टेटमेंट रिलीज किया? अब नेशनलिस्ट लीडर में अगेन सम कांग्रेस लीडर्स एंड सम मुस्लिम लीग लीडर्स. उनका क्या स्टैंड था? इन्होंने विड्रॉल को तो वेलकम किया, ठीक है, एज अ स्टेप दैट क्लियर्ड अवे ऑल एम्बिग्यूटीज. सो ट्रांसफर ऑफ पावर को और विड्रॉल को वेलकम किया गया ओपन आर्म्स से बाय द कांग्रेस. ओके, they accepted the partition of provinces as logical step if the league refused to join the constituent assembly, suggesting the partition of Punjab and Bengal. Now Congress says that we will accept the partition अगर मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिफ्यूज कर देती है ज्वाइन करने से. ठीक है, नाउ इट वाज थॉट टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव, है ना, to just sweep away your opponent from the framework of the constitution. सोच के देखो, very smart move to just eradicate, just to remove your opponent from the picture of constitutional mechanism. And what Muslim League stand was, एंड इन्होंने विड्रॉल और पार्टीशन को कैसे देखा? पार्टीशन की बात तो बाद में आती है. विड्रॉल को इन्होंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है अपने लिए नया देश बनाने की. ठीक है, कि ये विड्रॉ कर रहे हैं और अभी हम पार्टीशन की डिमांड रख देते हैं एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. बिकॉज Britishers would transfer power to the provincial governments where constituent assembly was not accepted. Now this is very important point. जहां पे भी प्रोविंशियल जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी, वहां की जो प्रोविंसेस है, वहां के जो एरियाज हैं, उन्हीं की लोकल गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी. तो क्यों ना हम ऐसे एरियाज को मिला के ही अपने लिए पाकिस्तान बना लें. हमारी अपनी लोकल गवर्नमेंट होगी, हम अपने रूल्स बना लेंगे. वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, समझ आ रहा है? एंड दे लॉन्च्ड अ वायलेंट डिसोबीडियंस मूवमेंट in Punjab to overthrow the coalition government. वहां पे coalition government थी. coalition किसके बीच? लीग और कांग्रेस के बीच. ठीक है, coalition government थी, उसको ओवरथ्रो किया पंजाब में इन्होंने. और वहां पे चूंकि इन्हें वो पंजाब वाला एरिया कैप्चर करना था, सो बेसिकली इनका टारगेट था वो प्रोविंसेस जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी, जहां की लोकल गवर्नमेंट को ही पावर ट्रांसफर की जाएगी. सो इन्होंने उन एरियाज को पिकअप किया. इसीलिए और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के एरियाज आए और आपका ईस्टर्न एरियाज आए. ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पे नहीं लागू हो गई थी. ठीक है, समझ आ गया? नाउ कम्स अराइवल ऑफ माउंटबेटन. ही वाज लास्ट वाइसरॉय, ओके, एंड ही वाज सेंट टू इंडिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर. ठीक है, विद स्पीड एंड डेकोरम. ऑब्वियसली नो डेकोरम वाज मेंटेन्ड, सो टू से. द मिशन वाज अगेन exploring options for united India, and he quickly realized that communal divide was unbridgeable. उन्हें कहा तो ये गया था, उनका पहला टारगेट तो ये था कि हम किसी तरीके से यूनाइटेड इंडिया बना के छोड़ें, कि अपने लिए क्यों ही बवाल लेना बाद में. बट he was very clear, he realized very soon कि अब communal tensions जो हैं वो unbridgeable हैं, inevitable है. And the shift which came in his working और in his steps, communal violence which is after direct action day. हमने कल देखा था डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो भी कम्युनल वायलेंस हो रहा था कंट्री में, उसको मद्देनजर रखते हुए माउंटबेटन वाज वेरी वेल कन्विंस्ड दैट पार्टीशन हैज टू बी डन. ओके, एंड इट हैज टू बी डन टू इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सके, वरना ये चीज एक सिविल वॉर में बदल जाएगी. ओके, नाउ कम्स प्लान बाल्कन. अच्छा, बाल्कन स्टेट्स क्या है? एनीबडी इफ यू हैव आइडिया अबाउट दिस बाल्कन स्टेट्स? नहीं, देयर आर बाल्कन कंट्रीज. ओके, जो
जिन्हें इसी तरीके से फ्रीडम दी गई थी कि आइदर दे कैन ज्वाइन द यूनियन और दे कैन स्टे, मतलब रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनियन। ओके, सेम जो प्लान है वो यहाँ पे अप्लाई किया माउंटबेटन ने। क्या बोला गया कि प्रोविंसेस जो हैं, जो प्रांत हैं भारत में, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो हैं, वो चाहे तो अलग अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, या फिर अगर वो ग्रुप में एक डिक्लेयर्ड अपना छोटा सा ग्रुप बनाना चाहें तो उनको, तो भी उनको पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी जाएगा। और वंस द इंडिपेंडेंस इज डिक्लेयर्ड दे आर फ्री टू चूज कि उन्हें इंडिया के साथ एसोसिएट होना है या पाकिस्तान के साथ एसोसिएट होना है। ओके, ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिविजुअल प्रोविंसेस और कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस इफ दे चूज टू, एंड देन they would be allowed to remain independent or join any successor state which is India or Pakistan। जैसे कि आप समझ रहे हो प्रोविंसेस का, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस था उस समय जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों आता था, ठीक है, बाद में हमने डिवाइड किया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, बट एट दैट टाइम इट वाज अ जॉइंट प्रोविंस, है ना। तो ऐसे ही चाहे तो प्रोविंसेस जॉइंटली आके या फिर अलग अलग भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पावर ट्रांसफर कर लेना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। और उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कहाँ जाना है, इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ। हाँ बेटा, अलग अलग हो जाएंगे, उसको बाल्कन स्टेट्स। हाँ, द बाल्कन स्टेट्स बेसिकली डिसएसोसिएटेड देमसेल्व्स, ठीक है, फ्रॉम द यूनियन। नेहरू opposed this plan, arguing that it would lead to balkanization of India। Again, नेहरू ने कहा अगर हम इस तरह की आजादी दे रहे हैं तो बाल्कनाइजेशन होगा इंडिया का, विच सिंपली मीन्स कि इंडिया के अंदर ही नए छोटे छोटे देश बन जाएंगे। आई गिव यू एग्जांपल, खालिस्तान, डिमांड ऑफ खालिस्तान कहाँ से राइज हुई है? ये पंजाब से, ठीक है। जब ये हुआ, अच्छा, माउंटबेटन ऑल्सो गेव दिस फ्रीडम कि इफ यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद इंडिया और पाकिस्तान और यू कैन रिमेन फ्री, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई नेहरू ऑब्जेक्टेड कि अगर हम ये फ्रीडम दे रहे हैं तो हर कोई अपना अलग देश चाहेगा, हर कम्युनिटी अपना अलग देश चाहेगी। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड वेरी रिसेंटली इट आस्क्ड फॉर अ डिफरेंट कंट्री, बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद अब जाके वो डिमांड खत्म हुई है। खालिस्तान का हमें पता है, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके बाद, ठीक है, अभी भी पूरी तरीके से वो मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। एंड अगेन पाकिस्तान में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। सो योर पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हाँ क्या हुआ? अच्छा, हाँ हम कर रहे हैं बहुत समय से बेटा, जब से 370 हटा है तभी से कर रहे हैं। हाँ, जेएन के वहाँ पे बेटा लोकल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अगेन एक तो दिस पीओके वाला इशू चल रहा है, ठीक है, पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द नेबरिंग कंट्री, okay, and also the local government over there has been funded by the militant group of our neighboring country। तो वहाँ पे अभी भी छोटे छोटे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं जो फंड किए जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश से। हाँ, उस चीज को आप उस चीज को स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है। यूटी तो अगर आप स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, आप समझ रहे हैं, स्टेट में होती है स्टेट की सरकार, यानी लोकल गवर्नमेंट होती है, वहां के लोगों की सरकार होती है। वो जम्मू कश्मीर अगले ही दिन वहां चला जाएगा, आप समझ रहे हो। यूटी का मतलब डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल पावर, सेंट्रल यूनियन, राइट। सो सेंट्रल यूनियन के कंट्रोल में तब तो ये हालत है। यू कैन डिप्लॉय आर्मी, यू कैन डिप्लॉय पैरामिलिट्री ओवर देयर, और उन्हीं के रहते बचा भी हुआ है। यू सी द मिलिटेंसी करने नहीं देंगे। स्टेट डिक्लेयर, एग्जैक्टली, स्टेट डिक्लेयर कर भी दें तो आप सोचो विद इन दी स्टेट, विद इन दैट एरिया इटसेल्फ कितने सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, सबको अपनी सरकार बनानी होगी वहां पे। वहां पे बाकी स्टेट्स की तरह पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जो सिर्फ चुनाव लड़के और वो करेंगे, वहां के हालात अलग हैं, वहां स्टेट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, इट इज अ सेंसिटिव एरिया, ओके। अगेन बिकॉज यू नो रिपरकशंस आते हैं ना उस चीज के। कहने सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि अच्छा 370 हटा दिया है तो अब तो स्टेट डिक्लेयर कर दो। एग्जैक्टली कि 370 हटा है, अब तो हम अपने में मर्ज कर लेते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेट्स डिक्लेयर अ स्टेट।
बट रिपरकशंस भी तो दिखते हैं ना, जब ऑन ग्राउंड रिपरकशंस जो हैं वो थोड़ा देर से दिखते हैं, धीरे धीरे दिखते हैं। आपको अच्छी अच्छी चीजें तो पहले दिख जाती है ना, ऑन पेपर भी, थ्योरीज में भी दिख जाती हैं, पर जब आप प्रैक्टिकल करने उतरते हैं उस चीज का, देन यू रियलाइज कि अच्छा चैलेंजेस कैन बी देयर, है ना। और अभी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वी आर इन सच अ स्टेट, वी आर इन सच अ सिनेरियो राइट नाउ। ओके, सो नेहरू रिजेक्टेड दिस, okay, because it might lead to balkanization of India. Now what was the outcome? This Mountbatten plan, this plan was quickly abandoned. No, this was not Mountbatten plan, I'm sorry, the Balkan plan was quickly abandoned. Now comes the Mountbatten plan. Now what is this? Now this plan not only decides the independence of India but also the पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, हम कह सकते हैं ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट था इंडिपेंडेंस का भी और पार्टीशन का भी। नाउ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोविंसेस वाज वन स्टेप व्हिच वाज टेकन इन दिस प्लान। पंजाब और बंगाल यानी कि दो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, ओके, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज वुड मीट इन टू ग्रुप्स, दैट इज हिंदू, वहां की हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप भी आएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप भी आएंगे। दे वुड मीट, दे वुड डू द डिस्कशन एंड दे विल वोट फॉर द पार्टीशन। ठीक है, तो जैसे अगर फेवर में ज्यादा वोट होंगे तो पार्टीशन हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा वैसे। सो बेसिकली इन एरियाज से हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप को भी बुलाया गया और मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप को भी, एंड दे विल वोट फॉर द पार्टीशन। ओके, पहला तो ये स्टेप लिया गया। सिंध विच इज अगेन योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पे क्या हुआ, प्रोविंशियल असेंबली थी वहां पे, ठीक है, वहां उनकी अपनी लोकल असेंबली थी, लोकल गवर्नमेंट थी। दे वुड टेक दिस डिसीजन कि पार्टीशन होना चाहिए, और होना चाहिए तो वो कहाँ एसोसिएट करेंगे खुद को। देन अगेन होल ऑफ रेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का एरिया आप देखो इज क्वाइट ह्यूज, और सिलहट वहीं पे आता है। यहाँ पे रेफरेंडम वुड बी हेल्ड टू डिसाइड कि विच डोमिनियन दे विश टू ज्वाइन। अगेन पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन यहाँ लिया जाएगा मासेस से, कोई ग्रुप्स नहीं, कोई ग्रुप लीडर्स नहीं, कोई असेंबली नहीं, डायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन डिसाइड करेगा कि ये कौन से डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, देन immediate dominion status, power would be transferred on the basis of dominion status, bypassing the wait for the final constitution. Now this is a very key point. देखो लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा to both the dominions and we will not wait for the final constitution to frame. ब्रिटिशर्स ने कहा, ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि नाउ देयर इज नॉट द सिचुएशन टू वेट फॉर द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन। हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते कि पहले ये दोनों डोमिनियंस अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और फिर हम पार्टीशन करें। वी विल पार्टीशन द कंट्री एंड वी विल ट्रांसफर द पावर एंड डोमिनियन स्टेटस विल बी गिवन। ओके, अगेन डोमिनियन स्टेटस इज व्हाट, ऑल द पावर्स एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। नाउ व्हाट वर द क्रूशियल क्लॉजेस, इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या थे इस प्लान के? बाउंड्री डिमार्केशन और प्रिंसली स्टेट्स का क्या स्टैंस होगा। ठीक है, बाउंड्री डिमार्केशन वाज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। नाउ बाउंड्री कमीशन हेडेड बाय रेडक्लिफ, ठीक है ना, तभी हमारे पास रेडक्लिफ लाइन है। हेडेड बाय रेडक्लिफ वुड बी सेट अप टू डिमार्केट द बॉर्डर्स इन केस ऑफ पार्टीशन। अगर होता है तो रेडक्लिफ मिशन आएगा, रेडक्लिफ विल डिसाइड, रेडक्लिफ मिशन विल डिसाइड दैट बाउंड्रीज कैसे डिमार्केट होनी है। The option of independence for Bengal or any other province was ruled out. ठीक है, अगेन जिस चीज पे नेहरू ने ऑपोजिशन किया था, ठीक है, कि किसी स्टेट को हम इंडिपेंडेंट नहीं डिक्लेयर करेंगे। सो बंगाल को अलग से इंडिपेंडेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, बिकॉज देयर कुड हैव बीन चांसेस कि एक तरफ पाकिस्तान है, इधर इंडिया है और इधर बंगाल का एरिया भी एक अलग देश बना हुआ है, बट नहीं, बंगाल को डिसाइड किया गया कि इफ इट विल बी पार्टीशन इट विल बी मर्ज टू द पाकिस्तान, but it will not be declared as independent state or country. Okay, and princely states were given the choice to go with India or Pakistan, and they again उनको भी sovereign status allow करने से मना कर दिया गया कि आप sovereign status नहीं choose कर सकते, either you go with this or you go with that. This plan ruled out ना, Mountbatten plan. Now the final transfer of power जो है वो जून 3 से बदल के हो गया 15th August. Is then the final transfer of power had to be done. Now comes a very crucial question. Why Congress accepted this partition?
कांग्रेस ने इस चीज को एक्सेप्ट क्यों किया? डोंट लुक एट दिस, गिव मी योर ओन थ्योरीज। मुस्लिम लीग का तो समझ आता है, ठीक है, वहां तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यू टेल मी अबाउट कांग्रेस। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ। So this you will write in mains. You baffle me with your answers, Priyanshu. Tell me, beta. Kirti, let's start with you. What do you think? जिन्ना मान ही नहीं रहा था, very good. And anything else? बड़ा क्लियर था, ये बात है ना, आई एम ग्लैड तुमने बोला बड़ा क्लियर था, वरना जैसे तो तुम समझाते हो मुझे लगा तुम कहोगे बड़ा कलेशी था। ओके अगर मैं पार्टीशन ना होता तो फिर वो अपनी को डिमांड करता कि मेरी पार्टी में। यस, एक तो पॉलिटिकल पावर हुआ। हाँ, गुड गुड, कम्युनल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। ओके, एंड व्हाट एल्स? तुम थोड़ा सा आंसर की लैंग्वेज में बताओ, जिन्ना मान ही नहीं रहा था। नहीं, यू फ्रेम इट प्रॉपरली। और अगर पार्टीशन ना होता तो फिर वही वाली प्रॉब्लम रहती, पावर, स्ट्रगल फॉर पावर, लड़ाई करती कि पार्टी। स्ट्रगल फॉर पावर अभी भी हो रहा है। और फिर अगर मैं किसी को चूज भी करते हैं ना, तो फिर उसमें ये होगा कि अगर नेहरू को बनाते तो होगा कि नहीं, हम तो अपने हिंदुओं का देखेंगे। हाँ हाँ, और वो अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी एक कम्युनिटी को हमेशा ये डर रहता कि हमारे राइट्स को दबाया जा रहा है। Oh, why it feels that we are talking about present scenario? Suddenly it just clicked. हाँ, प्रमोट नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी ने कुछ ज्यादा ही हिंदू don't name बेटा, we don't name. ऐसा ही आप हो रहा है, तो फिर यूएन किसी ने बोल दिया कि हम यूएन वालों ने बोला कि हमें मुस्लिम्स की लिस्ट दिखाओ, आप तो मुस्लिम्स के वोट काट। किसमें? अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके, आपने वो वाली मीम देखी थी जिसमें ऐश्वर्या राय ने बोला कि कोई धर्म नहीं है,
Okay. Now, why Congress accepted partition? सबसे पहले तो था to stop the bloodbath. Again, the communal rights were increasing rapidly, and to stop that, it was very much required कि हम partition को accept कर लें. Then a strong center versus loose federation. अगर हम partition नहीं भी मानते तो भी हमारा देश बट चुका था अंदर ही अंदर, ठीक है. उस समय क्या होता अगर हम पार्टीशन को नहीं मानते तो अगेन जैसे आपने बोला स्ट्रगल फॉर पावर होता, दो पार्टीज होती आपस में लड़ती रहती, कम्युनल राइट्स होते रहते और एक बहुत ही लूजली निट फेडरेशन बना होता, ठीक है, जिसके स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होते. सो कांग्रेस चोज व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है, हमें छोटा एरिया मिलेगा बट वी विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिस्टम, अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल यूनियन एंड वी विल गवर्न दैट. एंड जो मुस्लिम में पार्टीशन हुआ था और जो सिख और ये थे क्रिश्चियन ये लोग नहीं माना. अगेन खालिस्तान में तो वो मूवमेंट चल रहा था ना पंजाब में. क्रिश्चियंस दे डू नॉट बिलोंग टू दिस कंट्री, वो क्या मांगेंगे है ना. उनकी शांति बहुत है, मतलब वो इसी में they believe in soft diplomacy. उनको ज़्यादा they do not involve themselves in direct conflict or avoidance. Not much. Again, this is a very separate topic of discussion. Okay. Yes, and one key point was interim government का failure. Interim government बनी थी, temporary government बनी थी और वो majorly fail हो गई, ठीक है. सो इट वॉज वेरी क्लियर अगर दोबारा गवर्नमेंट बनती है तो कोएलिशन से ही बनेगी, सारे मेंबर्स उसमें आएंगे दोनों ही पार्टीज के, एंड अगेन वो खिचड़ी पकेगी एंड नो कंक्लूजन कुड बी टेकन, ना कोई स्टेप लिया जा सकेगा, ना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कि को गवर्नेंस जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो कांग्रेस एक्सेप्टेड दिस partition. Now your favorite topic, Gandhi's helplessness. Okay, why Gandhi ji was so helpless? Now, prophet of non-violence appalled. He was deeply saddened by the partition, but had to accept the reality. Okay, we think so that he was deeply saddened. Of course, he must be. I won't deny this fact. He had fought a very long battle for the freedom, for the independence. The struggle was no doubt very long drawn struggle was there. So he was upset, but Gandhi realized that again communal rights जो थे, communal tension जो थे, वही acceptance का reason बने. ठीक है, चाहे कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया हो, चाहे गांधी जी ने कोई मेजर स्टेप ना लिया हो, गांधी जी ने कोई मेजर ऑपोजिशन ना दिखाया हो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट वाज कम्युनल राइट्स. और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उसका कोई इमीडिएट स्टॉप दिख ही नहीं रहा था. नॉन वायलेंट कोएग्जिस्टेंस की कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे. सो ही हैड टू. देन सपोर्ट फॉर कांग्रेस लीडर्स, ही चोज नॉट टू एक्टिवली अपोज कांग्रेस वर्किंग कमिटीज डिसीजन. ठीक है, उन्होंने ये चूज किया, गांधी जी चोज दैट ही विल नॉट अपोज द कांग्रेस वर्किंग कमिटी या उसके डिसीजंस को. सो बेसिकली इट वाज लाइक अ फेवर, गिविंग फेवर टू कांग्रेस डिसीजंस. एंड सॉलिटरी क्रूसेड, इन्होंने अकेले, अगेन बिकॉज गांधी जी हैड ऑलवेज बिलीव्ड इन दी इंडिविजुअल एफर्ट्स, इंडिविजुअल मोरालिटी, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के बजाय भी क्या चूज किया कि वो नोआखाली जाएंगे, जहाँ पे उस समय कम्युनल टेंशन पीक पे थी, एंड ही विल ट्राई टू सबसाइड दैट. ठीक है, तो उन्होंने लाइक फास्ट करके, लोगों से प्रे करके वहां के कम्युनल टेंशन को कम करने की कोशिश की. सो क्रूसेड का मतलब होता है वॉर ना, वॉर. तो वो सॉलिडेटरी क्रूसेड कर रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पे जो वो कर सकते थे उन्होंने वो करना चूज किया. ठीक है, ट्रू लीडर, सी इट मेक्स हिम सो हैप्पी. Again, then comes the Indian Independence Act 1947. Now this act was passed just to basically give a formal form to the transfer of power. Okay, and it was passed on 18th July 1947, which gave the legal teeth to Mountbatten, legal power to Mountbatten to transfer the powers. Creation of dominions, दो dominion create किए गए, that is India and Pakistan. Then lapse of paramountcy, यानी कि ब्रिटिशर्स का जो अथॉरिटी था, जो imperial rule था, that was lapsed, that was declared null and void from that day. And interim governance until new constitutions were framed.
both dominions were to be governed in accordance with the Government of India Act 1935. ठीक है, now this is a key point. प्लीज मेक श्योर कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली हमें तुरंत सरकार बनाने का इजाजत नहीं थी, या हमने तुरंत सरकार नहीं बना ली अपनी। सरकार तो तब बनेगी ना जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही कंट्रीज के पास नहीं था, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। सो द ट्रांसफर ऑफ पावर हैड टू बी डन, विच वाज डन. Both the dominions were declared independent, but till the time constitutions were framed, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही दोनों डोमिनियंस को रूल करने का या गवर्न करने का ऑर्डर पास किया गया। ठीक है, जिसमें इमरजेंसी पावर्स अभी भी गवर्नर जनरल के पास थी। अच्छा, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो अगेन कोई तो गवर्नर जनरल रहा ही होगा ना यहाँ पे। माउंटबेटन तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे हैं। इंडिपेंडेंट हुआ तब तो कोई इंडियन ही बना होगा ना। सो हु वाज देयर? नेहरू वाज नॉट देयर। नो, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है ना, वही चीज है, यहाँ से समझ आ रहा है ना कि वो गवर्नर जनरल थे। ऐसे पढ़ लो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो दिमाग में क्वेश्चन उठेगा ना, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नर जनरल क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए थे कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया 1950 26 जनवरी जब हम रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं खुद को, तब तक वी नीड गवर्नर जनरल, वी नीड इट, क्योंकि इमरजेंसी पावर्स उन्हीं के पास थी। द ट्रेजेडी ऑफ अर्ली विड्रॉल, when Britishers withdrew from this country, from both the dominions, monumental disasters हुए, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत मूवीज बनी है, इतनी सारी बुक्स लिखी गई हैं। आपने वो बुक पढ़ी है ट्रेन टू पाकिस्तान? पढ़ी है? इट इज अ वेरी ट्रॉमेटिक, खुशवंत सिंह की है। इट इज बेस्ड ऑन पार्टीशन, वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। हाँ, इट इज, हाँ, that's picturization, yes, very true. In fact और intense रहा होगा उसमें तो, हाँ, that is just glimpse of it, but the partition and demobilization was really very very traumatic. जब बहुत ज़्यादा violence हुआ था, you cannot. वो वाली अगर मूवीज देखे तो उसमें नहीं लिखा है। किसमें? उसमें दुश्मनी दिखती थी। हाँ, yes, again if you go that ways. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव केओस हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं था, डिमार्केशन भी हो रहा था, बाउंड्रीज का ट्रांसफर ऑफ पावर भी हो रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम केओस था। ठीक है, देयर वर नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फिनेंसेस, पुलिस, किसी चीज का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इसीलिए तो इतना केओस भी हुआ, इसीलिए तो इतना ज्यादा वायलेंस भी हुआ ना पार्टीशन के टाइम पे। कम्युनल टेंशन चली रही थी और उस चीज ने और भड़का दिया। रैटक्लिफ्स डिलेड अवार्ड, सो बाउंड्री डिमार्केशन को सीक्रेट रखा गया था August 17 तक, 2 days after independence तक। People did not know which country they were in. So this also was a very big blunder, I would like to say, कि Radcliffe ने demarcation कर दिया, but it was kept secret from the general public. तो suppose मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा जो एरिया है वो इंडिया में आ रहा है या पाकिस्तान में। If it is going in Pakistan, suppose I want to be in India, और 2 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान में है एरिया, so I would like to move ना, तो उसमें जो chaos हुआ, उसमें जो loss of lives and all, a lot of things happened, people just got panicked, lot of again communal tension arose। ठीक है, लोगों ने समझा कि नहीं अब तो ये हमारा एरिया है, but then again violence and all। ठीक है, and this was, I don't know what was the reason behind this, to keep it a secret for 2 days, because in 2 days havoc was created, and again over 14 million people migrated from one place to another, and loss of life, तो it was largest forced mass migration, loss of life तो हम सोच ही नहीं सकते। Now comes integration of princely states। okay,